अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे अपना लेक्चर नंबर 5A। टॉपिक का नेम है वेपर प्रेशर। ठीक है। एक्चुअल में वेपर प्रेशर होता क्या है कि आपको पता है जब हम किसी चीज़ को बॉयल करते हैं तो उसके वेपर्स बन रहे होते हैं। ठीक है। वो वेपर्स जो हैं उस लिक्विड चीज़ जिसके बन रहे हैं उस पर अपना कोई प्रेशर अप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है। जब हमारे पास लिक्विड को जब हीटअप कर रहे होते हैं तो स्टार्टिंग में अभी जब हीटअप हो रहे होते हैं वो मॉलिक्यूल्स जो हैं तो उनकी एनर्जी भी कम होती है। आहिस्ता आहिस्ता उनकी एनर्जी बढ़ती जाती है और वो वेपर्स में कन्वर्ट होते जाते हैं। ठीक है। फिर वो जो वेपर्स हैं वो उसी लिक्विड जिससे बने हैं उस पर अपना प्रेशर अप्लाई कर रहे होते हैं, उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। लेकिन इसके लिए हमारे पास जो है एक जो है इक्विलिब्रियम स्टेट होती है। ठीक है। इक्विलिब्रियम वो स्टेट है, अभी हमने बात की कि स्टार्टिंग में जो है वो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी अभी लो होगी, आहिस्ता आहिस्ता वो एनर्जी गेन करते जाएंगे और उस वक्त जो है हमारे पास स्टार्टिंग में लिक्विड की अमाउंट ज़्यादा थी और वेपर्स कम थे। आहिस्ता आहिस्ता जब हीट बढ़ाते जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो वेपर्स की जो अमाउंट है वो बढ़ती जाएगी। फिर ऐसा होगा कि एक कंडीशन आएगी जब वेपर्स और जो लिक्विड दोनों जो हैं वो इक्वल हो जाएंगे। ठीक है। दोनों की कंसनट्रेशन जो है तो उस वक्त जो है उस कंडीशन को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है। प्रॉपर इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ अ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड। ठीक है। यानी जब लिक्विड जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा होता है तो वो कंडीशन जब लिक्विड्स और वेपर दोनों की जो कंसनट्रेशन है इक्वल हो जाती है तब वेपर्स जो लिक्विड पे अपना प्रेशर अप्लाई कर रहे होते हैं उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। ठीक है। ओके। अब नेक्स्ट जो है ये हमारे पास आपको जब वेपर प्रेशर की डेफिनेशन आए तो उसके साथ आप लोगों ने इस चीज़ को भी डिफाइन करना है। ठीक है। द इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट व्हेन रेट ऑफ एपरेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन इज इक्वल टू ईच अदर बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब कंडेंसेशन क्या होता है? एक्चुअल में जब आप किसी चीज़ को हीटअप कर रहे होते हैं तो अगर मैं उसका जिस भी कंटेनर में वाटर को आप हीटअप कर रहे हैं उसका जो लिड है वो ओपन है। ठीक है। उसको ढांपा हुआ नहीं है तो क्या होगा, वेपर्स जो हैं वो वेपराइज हो जाएंगे, हवा में एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे। ठीक है। लेकिन आप देखते हो अगर कोई खाना पका रहे हो तो देखते हैं कि उसका जो लिड होता है बर्तन का वो गीला हो जाता है अंदर से, उसके ना ड्रॉप्स जो हैं वो इंटरनल साइड पे आपको नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है। तो वो जो ड्रॉप्स हैं एक्चुअल में वही वहाँ पे कंडेंसेशन का प्रोसेस हुआ है। जब आप लिड ऊपर दे देते हो यानी बर्तन जो है उसको ढांप देते हो और नीचे से उसको हीट अप्लाई कर रहे हैं तो वो लिक्विड जो है जब वो वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा होता है, वेपर्स को बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं मिल रहा तो वो उसके लिड के साथ टकराएंगे। फर्स्ट पे जो है वो वेपर्स जब टकराते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता वो क्या करेंगे, उनको जब रास्ता नहीं मिलेगा वो वापस भी क्या करेंगे कि उसी लिक्विड की अपर सरफेस से टकराएंगे और वो वेपर्स जो हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं, यानी कन्वर्जन ऑफ वेपर्स इनटू लिक्विड इज़ नोन एज कंडेंसेशन। ठीक है। जबकि वेपरेशन का प्रोसेस क्या है, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स, यानी ये दोनों ऑपोजिट है ना, लेकिन ये दोनों जो प्रोसेसेस हैं ये ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहे होते हैं। ठीक है। लेकिन जब इनका रेट इक्वल हो जाए यानी जितना हमारे पास लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है और जितने वेपर्स लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं दोनों की अमाउंट इक्वल हो जाए उसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम। ठीक है। उस स्टेट पे जो है वो वेपर प्रेशर हम मेजर कर सकते हैं। ओके। यहाँ पे सिंपली वही चीज़ बताई हुई है कि कंडेंसेशन क्या है। स्टार्टिंग में जो है वो वेपरेशन का प्रोसेस फास्ट होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता कंडेंसेशन का प्रोसेस फास्ट हो जाता है और वेपर्स फिर एक सिचुएशन ऐसी आती है जब वेपर प्रेशर और कंडेंसेशन दोनों प्रोसेसेस जो हैं वो इक्वल रेट पे जा रहे होते हैं, यानी दोनों की स्पीड सेम होती है। ठीक है। इसमें यही बताया हुआ है हमारे पास। यहाँ पे देखिए ये वही डायनामिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक का मतलब होता है मूविंग। ठीक है। तो इक्विलिब्रियम स्टेट यानी जब दोनों हमारे पास प्रोसेसेस जो हैं उनका रेट इक्वल होगा लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। जैसे यहाँ पे देखें। ठीक है। ये एरो जो है वो जो अपर साइड पे शो कर रहे हैं, इसका एरो जो है वो हमारे पास जो वेपरेशन को शो कर रहा है, जबकि जो लोअर साइड पे शो कर रहे हैं यानी इसका एरो जो नीचे की तरफ है वो शो कर रहा है कंडेंसेशन के प्रोसेस को। ठीक है। ये 3 एरोस मतलब वेपरेशन और नीचे वाले 3 जो एरोस हैं ये वाले ये हैं कंडेंसेशन। तो दोनों इक्वल है ना, लेकिन डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम, यानी प्रोसेस हो रहा है, मूविंग है, यानी इन प्रोसेसिंग है ये सारा काम, लेकिन डायरेक्शन दोनों की ऑपोजिट है। ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास जो है ये कुछ फैक्टर्स हैं वेपर प्रेशर के, उसको देखते हैं। नेचर ऑफ लिक्विड, ठीक है। अब नेचर ऑफ लिक्विड में आपको पता है हमारे पास पोलर लिक्विड्स भी होते हैं और नॉन पोलर भी होते हैं, ठीक है। अब पोलर, जैसे कि पोलर में सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे पास वाटर की आती है। तो पोलर लिक्विड की अगर बात करें तो उनमें हमारे पास स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन की फोर्सेस होती हैं, ठीक है, जबकि नॉन पोलर में वीक होती हैं। अब इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिसमें फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी ऑब्वियसली उसमें हमें ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा ना उसको वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए। तो नॉर्मल अगर टेम्परेचर की बात करें तो उस पर पोलर लिक्विड जो हैं उनका वेपर प्रेशर फिर कम होगा क्योंकि उनके कम वेपर्स बन रहे हैं, जबकि नॉन पोलर उनमें जो है वो वीक फोर्सेस होती हैं, इस वजह से वो ईजिली वेपराइज हो सकती हैं, तो उनका वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा, ठीक है। जितने वेपर ज़्यादा बनेंगे उतना ही वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। इसमें सिंपल यही बात बोली गई है, ठीक है। अगर हम इसमें एग्जांपल देखें वाटर और अल्कोहल की, तो वाटर जो है उसका वेपर प्रेशर कम होता है जबकि अल्कोहल का ज़्यादा होता है अगर टेम्परेचर दोनों को सेम दिया जाए। अगर नॉर्मल हम रूम टेम्परेचर की भी बात करें तो यही हम कंडीशन जो अप्लाई कर सकते हैं कि जो अल्कोहल है वो इजीली वेपराइज हो सकता है, जबकि वाटर जो है उसको वेपराइज होने में मुश्किल पेश आती है। उसकी रीज़न ये है कि उसमें स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती है, ठीक है, अट्रैक्शन की। तो ये नेचर ऑफ लिक्विड में यही चीज़ बताई गई है कि जिसमें स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होंगी उसमें वेपर प्रेशर कम होगा क्योंकि वेपर्स कम बनेंगे। अब मॉलिक्यूल्स टाइटली बाउंड है ना, तो उनको उनमें फोर्सेस जो हैं उनको ब्रेक करना मुश्किल हो जाएगा, दैट्स वाई उनका वेपर प्रेशर कम होगा। जिनमें वीक होंगे फोर्सेस वो इजीली वेपराइज हो जाएंगी, उनके वेपर ज़्यादा बनेंगे, इस वजह से उनका वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है हमारे पास टर्म साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल्स। साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल्स, अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास जो है जो बिगर साइज़ मॉलिक्यूल्स होंगे वो इजीली वो डिफ़िकल्टली जो है वो उनमें होगी वेपराइजेशन के प्रोसेस में, जबकि जो जिनमें साइज़ छोटा होगा वो इजीली वेपराइज हो जाएंगे। जैसे यहाँ आपकी बुक में एग्जांपल दी हुई है हेक्सेन की। हेक्सेन, हेक्सा से याद रखना, हेक्सा मतलब 6, हेक्सागोनल जो आप मैथ्स में शेप्स भी पढ़ते हो, ठीक है, उससे याद रखना। हेक्सा मतलब 6 जिसमें 6 कार्बन होते हैं, और डिकेन मतलब डेका से याद रखना 10 वाला जिसमें 10 कार्बन होते हैं। अब आप दोनों में देख सकते हैं जिसमें कार्बन का नंबर ज़्यादा होगा ऑब्वियसली उसी का ही साइज़ बड़ा होगा ना, ठीक है। तो इसका मतलब डिकेन जो है वो साइज़ में बड़ा है जबकि हेक्सेन वो साइज़ में छोटा है। तो आप खुद ही इसमें जज कर सकते हैं कि इनमें से कौन सा जो है उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली हेक्सेन का, क्योंकि ये साइज़ में छोटा है, जबकि डिकेन जो है उसको जो है वेपराइज करने में मुश्किल पेश आएगी, इस वजह से उनका वेपर प्रेशर भी कम होगा। नेक्स्ट बात करते हैं टेम्परेचर की। तो आपको पता है जब टेम्परेचर हमारे पास ज़्यादा होगा तो वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से वो इजीली वेपराइज हो जाएंगे मूव करने से, ठीक है। जबकि अगर टेम्परेचर कम होगा तो एनर्जी कम होगी तो वेपराइज होने में मुश्किल होगी, दैट्स वाई जो है हाई टेम्परेचर पे हायर हमारे पास वेपर प्रेशर होता है जबकि लोअर टेम्परेचर पे लो होता है, ठीक है। ये हमारा इस पे टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट। उससे पहले आपका टेबल है 5.1, तो 5.1 में आप लोगों ने ये जो हमारे पास कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं टेम्परेचर, ये 0 टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर इन मिलीमीटर ऑफ मर्करी 4.58 ये दिया गया है वाटर का, ठीक है। वाटर का जो है वो 0 पे हमारे पास होता है मिलीमीटर ऑफ मर्करी में 4.58, जबकि 60 पे होता है ये 0, 20, 40, 50, 60, 80 ये सारा दिया हुआ है, ठीक है। ये वैल्यूज़ आप लोगों ने याद करनी है। नेक्स्ट है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट। सिंपल अगर वर्डिंग में बात की जाए तो बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट है जिस पे कोई भी लिक्विड जो है वो बॉयल होना शुरू हो जाता है, ठीक है, स्टार्ट होता है, ठीक है। उस पॉइंट को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, यानी वो पॉइंट जिस पे कोई लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाए उस पॉइंट को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। एक्चुअल में होता ये है कि जब आप किसी भी लिक्विड को हीटअप करते हैं तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होती हैं उनकी एनर्जी बढ़ जाती है। एनर्जी बढ़ने से एक्चुअल में कौन सी एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से उनमें मूवमेंट जो है वो ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है, ज़्यादा फास्टली मूव करते हैं। मूव करते करते वो क्या करते हैं, अपर सरफेस पे आ जाते हैं। उनकी एक्चुअल में मूव करने से उनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो हैं वो वीक हो जाती हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक होने से वो अपर सरफेस पे आ जाते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, एक ऐसी कंडीशन आती है जब काइनेटिक एनर्जी जो है वो एवरेज में ज़्यादा हो जाती है, उस वक्त जो है वो चीज़ जो हम लिक्विड जो है वो बॉयल होना शुरू हो जाता है, ठीक है। उस पॉइंट को हम बोलेंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट। उस वक्त क्या होता है,
हमारे पास जो लिक्विड जिसको हम बॉयल कर रहे हैं, जब वो वेपर्स में कन्वर्ट होगा, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से वो अपर सरफेस पे आ जाएंगे, फिर वो जो है वो स्केप आउट हो जाएंगे, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो उस वक्त क्या होता है, वो वेपर्स जो है वो प्रेशर अप्लाई करेंगे ना, जैसे हमने प्रीवियस अभी टॉपिक में वेपर प्रेशर पढ़ा। तो क्या होगा, जब वो वेपर प्रेशर जो है एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, उस पॉइंट पे जो है वो चीज़ बॉयल होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, सिंपल। यानी जब हमारे पास लिक्विड जो है, जब उसको हीटअप किया जाता है, मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ने से जब वो उनका वेपर प्रेशर बढ़ता है, तो वो पॉइंट जब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड और एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर दोनों इक्वल हो जाते हैं, उस पॉइंट पे चीज़ बॉयल होना शुरू हो जाती है, उसको बोलते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है, इसमें टेम्परेचर के साथ शो किया हुआ है कि किस तरह टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने से जो है इन पे इफ़ेक्ट हो रहा है इनके वेपर प्रेशर पे। ठीक है, अब देखते हैं, हम ज़ीरो से स्टार्ट लेते हैं। ठीक है, ज़ीरो से जब स्टार्ट लेते हैं तो बिल्कुल इसी पॉइंट पे ईथर जो है उसका हमारे पास जो है वेपर प्रेशर वो ये बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे वो स्टार्ट हो रहा है, जबकि हमारे पास जो है अल्कोहल और वाटर, ठीक है, वो कहाँ पे जाके बॉयल हो रहे हैं, ये देखिए टेम्परेचर जा रहा है 78 पे, जब पे वो जहाँ वो बॉयल हो रहे हैं, जबकि वाटर जो है वो 100 पे जाके बॉयल हो रहा है। यानी इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिसमें स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होंगी उनको बॉयल होने में टाइम लगेगा, टेम्परेचर ज़्यादा वो लेंगे। ठीक है, जबकि ईथर में इन दोनों के मुकाबले में सबसे कम जो है वो फोर्सेस होती हैं, वो वीक फोर्सेस होती हैं, इसी वजह से वो 34.6 पे जाके बॉयल होना शुरू हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसके फैक्टर्स हैं बॉइलिंग पॉइंट के। सबसे फर्स्ट वन है नेचर ऑफ लिक्विड। तो नेचर ऑफ लिक्विड में जैसे कि हमने पहले भी बात की प्रीवियस वाले टॉपिक में वेपर प्रेशर में, तो पोलर लिक्विड जो होते हैं आपको पता है उनमें स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्सेस है उनको ब्रेक करने के लिए टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए। इसी वजह से टेम्परेचर जितना बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ऑब्वियसली उतना ही ज़्यादा आएगा ना। तो इस वजह से पोलर जो है उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, जबकि नॉन पोलर का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। उसकी रीज़न ये है कि उनमें वीक फोर्सेज होती हैं। नेक्स्ट है इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस की अगर बात करें तो ये भी बॉइलिंग पॉइंट जो है उसमें अहम जो है वो फैक्टर है। एक्चुअल में होता ये है कि जो मॉलिक्यूल्स इनकी इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, उनके हायर बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, और क्योंकि जब उनको हीटअप किया जाता है तो मॉलिक्यूल्स के जो वेपर्स बनने में टाइम लगता है। तो हमने ये डिस्कस किया ना कि जब वेपर प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर इक्वल हो जाते हैं तब वो चीज़ बॉयल होती है। तो इसी वजह से इनका जो है वो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई होता है। एक्सटर्नल प्रेशर, अब ये जो थर्ड पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में होता ये है कि हम क्या कर सकते हैं, किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर पे डिपेंड करता है, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर और जब लिक्विड का वेपर प्रेशर दोनों इक्वल होंगे तभी वो बॉयल करेगा ना। तो एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर तो हम एक्सटर्नल प्रेशर को चेंज कर दें, यानी उसको डिस्टर्ब करने से हम जो है किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे प्रेशर कुकर जो है उसमें भी यही रूल अप्लाई होता है। इसी के अकॉर्डिंग जो है वो इंटरनल प्रेशर बढ़ा दिया जाता है प्रेशर कुकर का, जिसकी वजह से चीज़ जल्दी पक जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा, एक्चुअल में स्टूडेंट्स फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, एक्चुअल में जब हम किसी चीज़ को, किसी लिक्विड को उसका टेम्परेचर जो है वो कम कर देते हैं तो वो फ्रीज़ होना शुरू हो जाती है। वो पॉइंट जिस पे कोई लिक्विड जो है वो सॉलिडिफाई होना शुरू होता है, ये जर्नल टर्म में बात कर रहे हैं कि जब कोई लिक्विड जो है वो फ्रीज़ होना स्टार्ट होता है या सॉलिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, अब आप देखिए उस पॉइंट पे जब हम देख रहे हैं कि वो फ्रीज़ होना स्टार्ट हुआ है तो ऑब्वियसली वहाँ पे दो फेजेस होंगे ना, एक लिक्विड फेज़ और एक सॉलिड फेज़। कुछ वो लिक्विफाई हुआ है और कुछ वो सॉलिडिफाई हो रहा है। ठीक है, तो एक्चुअल में उस पॉइंट पे हमारे पास दो फेजेस जो हैं वो को एग्जिस्ट कर रहे हैं। को मतलब को एग्जिस्ट यानी दो डिफरेंट सिचुएशंस एक साथ जो हैं वो एग्जिस्ट कर रही हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को जब हमारे पास सॉलिड और लिक्विड जो है वो को एग्जिस्ट कर रहे होते हैं इसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, ये जनरल टर्म की बात करें। व्हेन लिक्विड्स आर कूल्ड द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस
and a stage reaches when the vapor pressure of liquid state becomes equal to the vapor pressure of the solid state। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन में भी आप ऐड कर सकते हैं। एट दिस टेम्परेचर लिक्विड एंड सॉलिड कोएग्जिस्ट इन डायनामिक इक्विलिब्रियम एंड दिस इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड। ये यहाँ तक आपका कंप्लीट आएगा। ठीक है, जब हमारे पास सिंपल वर्ड में जब हम किसी चीज़ को फ्रीज़ करते हैं तो लिक्विड से जब वो सॉलिडिफाई होना शुरू होता है उस पॉइंट पे उसको हम उस पॉइंट पे दोनों फेजेस यानी सॉलिड और लिक्विड दोनों फेजेस जो हैं वो कोएग्जिस्ट कर रहे होते हैं और दोनों का वेपर प्रेशर जो है वो एक दूसरे के इक्वल हो जाता है। उस पॉइंट को बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ पे हमारे पास कुछ लिक्विड्स हैं, उनके फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट गिवन है जो कि आप लोगों ने याद करनी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन जो है इसी चैप्टर के बिल्कुल स्टार्ट में हमने डिटेल में इसको पढ़ा था, डेफिनेशन इसकी पढ़ी थी जो कि मैंने आपको डायग्राम के साथ समझाई थी। तो एक्चुअल में वो हमारे पास गैसेस के लिए डिफ्यूजन थी। यहाँ पे लिक्विड के लिए तो डेफिनेशन आप यहाँ पे वही लिख सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। तो इसमें वही आएगी, द स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग अप ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय रैंडम मोशन एंड कलियन टू फॉर्म अ होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, जो प्रीवियस आपने टॉपिक में पढ़ी थी। तो एग्जांपल में अब ये लिक्विड है तो इसकी एग्जांपल भी लिक्विड वाली ही आएगी। आपने क्या करना है, अ ड्रॉप ऑफ इंक इन अ बीकर ऑफ वाटर, इस तरह कर सकते हैं। या आपने देखा होगा कि जब आप इंक का ड्रॉप जो है वो वाटर में 1 ग्लास ऑफ वाटर या बीकर में जब ऐड करते हो तो वो आहिस्ता आहिस्ता फैलता जाता है, यानी वक्त के साथ साथ जितना टाइम ज़्यादा होता जाएगा वो सारा का सारा जो है वो ब्लू होता जाएगा। ठीक है, इसी तरह जब कपड़ों पे जो नील लगाते हैं वो भी डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है, यानी जो वाटर है उसमें वो ब्लू कलर जो है वो ऐड किया जाता है। तो उसको फिर अगर आप हैंड से मिक्सअप नहीं करोगे तो उसको टाइम लगेगा ना डिफ्यूज़ होने में। तो यही रीज़न है। ठीक है, अब गैसेस जो हैं वो जल्दी डिफ्यूज़ हो जाती हैं क्योंकि उनकी जो हमारे पास उनके मैसेज होते हैं वो लो होते हैं, जबकि लिक्विड के मैसेज जो हैं वो उनकी निस्बत ज़्यादा होते हैं, इसलिए इनको डिफ्यूज़ होने में टाइम लगता है। ठीक है, तो हम इनको स्टिर करते हैं, इनको मिक्सअप कर लेते हैं ताकि डिफ्यूजन का प्रोसेस जल्दी हो जाए। आगे है इसके कुछ फैक्टर्स हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जिसमें फर्स्ट वन है ओके स्टूडेंट्स, आपको पता है जिन मॉलिक्यूल्स की फोर्सेस जो हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वो स्ट्रॉन्ग होंगी उनमें डिफ्यूजन का प्रोसेस जो है वो वीक होगा या स्लो होगा। जिनमें वीक फोर्सेस होंगी उनमें डिफ्यूजन का प्रोसेस जो है वो फास्ट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड पॉइंट, साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो जो मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके साइज़ बड़े होंगे वो उनको डिफ्यूजन के प्रोसेस में डिफ़िकल्टी होगी, और जो कि जिनके साइज़ जो हैं वो स्मॉल होंगे, वो स्मॉल इन साइज़ होंगे, वो इजीली जो है वो डिफ्यूज़ हो जाएंगे। इसमें हमारे पास एग्जांपल आ रही है, हनी जो है वो स्लोली डिफ्यूज़ करता है जबकि वाटर जो है वो हनी के मुकाबले में ज़्यादा जल्दी डिफ्यूज़ कर जाता है। अब अल्कोहल जो है वो वाटर के मुकाबले में ज़्यादा जल्दी डिफ्यूज़ करता है। इसकी रीज़न क्या है कि इनमें साइज़ का फैक्टर आ रहा है। ठीक है, हनी का साइज़ ज़्यादा होता है उसकी निस्बत वाटर से ज़्यादा होता है और वाटर की निस्बत जो है वो कम होता है। ठीक है, हनी का सबसे ज़्यादा है, उससे कम वाटर, फिर सबसे कम अल्कोहल। उसके अलावा इनकी फोर्सेस भी इसमें डिपेंड करती हैं कि इनकी फोर्सेस भी हनी में स्ट्रॉन्ग होती हैं, वाटर में वीक होती हैं और अल्कोहल में सबसे ज़्यादा वीक होती हैं। नेक्स्ट है शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो आपको पता है जिन मॉलिक्यूल्स की शेप जो है वो रेगुलर होगी या अरेंज पैटर्न में वो होंगे तो वो इजीली वेपराइज हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो एक दूसरे के ऊपर स्लिप करने से इजीली जो है वो क्या कर सकेंगे, डिफ्यूज़ हो सकेंगे। अब जिनकी इर्रेगुलर शेप होगी उनको डिफ्यूजन में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है टेम्परेचर। तो ये भी टेम्परेचर बढ़ाने से डिफ्यूजन का प्रोसेस बढ़ जाएगा। उसकी रीज़न ये है कि फोर्सेस जो हैं वो वीक हो जाएंगी टेम्परेचर के बढ़ाने से। मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से उनमें मूवमेंट फास्ट हो जाएगी। एक्चुअल में डिफ्यूजन में मूवमेंट से ही डिफ्यूजन हो रही होती है ना, तो डिफ्यूजन में जब टेम्परेचर बढ़ेगा मूवमेंट फास्ट होगी तो इजीली डिफ्यूजन का प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे फैक्टर्स यहाँ पे कंप्लीट हुए। नेक्स्ट है हमारे पास डेंसिटी। तो डेंसिटी जो है इसमें आपने एक दो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस बन रहे हैं। सिंपली जो है डेंसिटी की डेफिनेशन तो आपको पता ही ना, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, इसमें आप लोगों ने जो मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चंस मार्क कर पाऊँगी जस्ट वही करने हैं। ठीक है, उसके अलावा कुछ MCQs बनते हैं इस टॉपिक में, वो आप लोगों ने करने हैं। चलिए, डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिपेंड्स अपॉन इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम। लिक्विड्स, इसको अंडरलाइन कर लें, लिक्विड्स आर डेंसर देन गैसेस बिकॉज मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड्स आर क्लोजली पैक्ड एंड द स्पेसेस बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स आर नेग्लिजिबल। एक क्वेश्चन आपका ये हो गया, वाई लिक्विड्स आर डेंसर देन गैसेस।
तो उसमें आप आंसर में लिखेंगे सेकंड लाइन के यहाँ से, बिकॉज मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड्स आर क्लोजली पैक्ड एंड देयर स्पेसेस बिटवीन एंड द स्पेसेस बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स आर नेग्लिजिबल। यहाँ तक। As the liquid molecules have strong intermolecular forces, hence they cannot expand freely and have a fixed volume. Unlike gases, they cannot occupy all the available volume of the container. That is the reason why densities of liquids are high. इसमें आप यहाँ तक इसको लिख लें, ठीक है। ये जो भी मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन लिखवाया ना, why the liquids are denser than gases, तो यहाँ तक आएगा why the densities of liquid are high, यहाँ तक। नेक्स्ट है, for example, density of water is 1.0 gram per centimeter cube while that of air is 0.001 gram per centimeter cube. That is the reason why drops of rain fall downward. ये भी आपका एक सेकंड क्वेश्चन है, why drops of rain fall downward. तो इसमें आएगा because the density of water is 1 while the density of air is this. That's why the drops of rain fall downward. The densities of liquids also vary. You can observe kerosene. हाँ जी, इसमें यहाँ तक बस आएगा ये सेकंड का। नेक्स्ट इसमें बताया गया कि लिक्विड्स जो हैं, इसमें ये बताया गया कि गैसेस के मुकाबले में लिक्विड्स की डेंसिटी ज़्यादा होती है। अब जब लिक्विड्स की बात करें तो उनमें भी हमारे पास डिफरेंट लिक्विड्स आते हैं, उनकी डेंसिटी भी एक दूसरे से डिफरेंट होती है। जैसे ऑयल जो है वो भी लिक्विड है और वाटर भी लिक्विड है, लेकिन वाटर की डेंसिटी ऑयल के मुकाबले में ज़्यादा होती है, ऑयल की डेंसिटी कम होती है। इसी वजह से ऑयल जो है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो लो इन वेट होता है, उसकी डेंसिटी कम होती है। यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसको अच्छे से याद कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।